वेलकम टू अंशिका कोचिंग। कैसे हैं, कैसे हो सभी लोग। तो आशा करते हैं कि अभी तक के जितने भी वीडियो आपको मिले हैं सारे पसंद आए होंगे। और इसके अलावा आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी पेपर आपके चल रहे हैं थोड़ा आप ध्यान देते जाइए। सभी पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं उन सारे वीडियो में आपको पेपर से आने वाले संबंधित सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं नया वीडियो आपके लिए लाता हूं तो आपको नए नए वीडियो मिलते रहें और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। और आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं मैथ की। और मैथ में एक वीडियो पिछला आप देख चुके होंगे जिसमें 1 और 2 अध्याय तक के सवाल दिए गए हैं। आज के टॉपिक में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें अपन बात करेंगे 6 और 7 से अध्याय से आने वाले महत्वपूर्ण सवालों का। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, कृपया ध्यान से देखें। बिल्कुल कहीं जाइएगा मत वीडियो छोड़कर, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहें और देखें। चलिए, ये जो प्रश्न है आपके लिए, ये 6 अध्याय से आपका प्रश्न लिया गया है। 6 अध्याय का ये प्रश्न है। प्रश्न का नाम है आकृति में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, तो सिद्ध कीजिए। ये आपको सिद्ध करना है और चित्र इसमें पेपर में बना हुआ आएगा बच्चों। सिद्ध करने के लिए जो उसने आपसे बोला है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल में आपको लिखना है दिया है। इसमें 3 स्टेप में ये सवाल लगेगा। दिया है में आप क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया रहता है वो हम लिख देते हैं। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जे लिखा POQ एक रेखा है, तो आप इतना नोट कर दीजिए, POQ एक रेखा है। फिर उसने बोला OR रेखा PQ पर लंब है, तो कॉमा लगा के लिख दीजिए OR रेखा PQ पर लंब है। फिर उसने बोला OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, तो ये भी आप साइड में लिख दीजिएगा। इसके बाद दूसरी हेडिंग जो आपका आता है वो होता है आपका सिद्ध करना। क्या होता है बच्चों, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है इसमें आपको, ये प्रश्न में बताया जाएगा आपको क्या ज्ञात करना है। तो उसने कहा है कि ROS बराबर 1/2 कोष्टक में लिखेंगे QOS माइनस POS। ये सवाल जो है आपको पेपर में, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कृपया इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, कहीं भी आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं, चैनल पर बने रहें और आप इस वीडियो को चेक करें और देखें। चलिए, सिद्ध करना है आपको ROS बराबर 1/2 QOS माइनस POS। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ये चित्र पेपर में बना हुआ आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तीसरी हेडिंग डालना है उत्पत्ति। क्या डालना है आपको, उत्पत्ति। उत्पत्ति डालने के बाद आपको देखना है कि यहां पर चित्र में ROP और ROQ ये अपोजिट में एक एंगल का साइन दिया गया है, और ये वाला साइन सभी लोगों को पता है कि कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये 90 डिग्री का होता है। तो आप यहां लिखेंगे ROP बराबर कोण ROQ, और सबको पता है कि यह
प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो आपने लिखा ROP और ROQ, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। लेकिन इस सवाल में आपको सॉल्व ये चाहिए, मतलब उसका कहने का आशय ये है कि आप पूरे चित्र में जो भी आप चित्र देख रहे हैं, इस पूरे चित्र में आपको ROS बराबर 1/2 QOS माइनस POS फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ROP के अंदर क्या लिखा हुआ है, दो कोण बने हुए हैं, एक बना है ROS और एक बना है POS। तो हम ROP के अंदर जो दो कोण बने हुए हैं, इन दोनों कोणों को हम लिख देंगे। तो आपने यहां लिखा ROS और फिर प्लस में लिख दिया POS, ROS और POS। अब आप देखते हैं कि आपको चाहिए था QOS, लेकिन ये दोनों एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, तो इस एंगल को हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा एंगल लेना है जिसमें QOS आ जाए। तो हम क्या करेंगे, QOS पहले यहां लिख देंगे QOS, और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ROS माइनस कर देंगे। देखिए, जी Q लिखा, जी O लिखा, जी S लिखा, तो आपने इस वाले एंगल से क्या माइनस कर दिया, ROS माइनस कर दिया। तो आपने ये यहां पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में ROS, ये माइनस का ROS है, ये बराबर के अंदर आएगा, तो बच्चों का आएगा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर आप यहां लिखेंगे QOS। अब ये प्लस का POS है, ये बराबर के बाहर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इनको कोष्टक में लिख देंगे। ROS और ROS को जब हम जोड़ेंगे तो कितने ROS बच्चों हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2 ROS हो जाएंगे। 2 ROS बराबर में आप लिखेंगे कोष्टक में QOS माइनस POS, कोष्टक को बंद कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारा आंसर कुछ मिल रहा है, बस थोड़ी सी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अब हम इसके बाद क्या कर दें कि हमारा आंसर ये आ जाए। सवाल आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि यहां पर ROS के सामने 2 लिखा हुआ है, तो जो इसके सामने 2 लिखा हुआ है, तो 2 और ROS के बीच में कोई भी साइन नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये साइन काय का माना जाएगा, मल्टीप्लाई का। 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो क्या मान लेंगे बच्चों, 1। तो ये हो जाएगा ROS बराबर 1/2, जो संख्या गुणा में होती है पक्षांतर करने पर वह संख्या पलट जाती है, तो 1/2 और कोष्टक में लिख देंगे QOS माइनस POS। जे आपने सिद्ध कर दिया, तो आप यहां पर लिख देंगे सिद्ध किया। ऐसा आपको सवाल लगाना है। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल को आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब अगला सवाल पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद जो अगला सवाल है इसी चैप्टर से, वो इंपॉर्टेंट है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन। ये आपको प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। अध्याय 6 से ही एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है, जिसमें लिखा है यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड हो है तो सिद्ध कीजिए, तो
तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। एक रेखा है, सिद्ध कीजिए कि ये रेखा है। अब मित्रों, ये सवाल जो आप देख रहे हैं, इस सवाल में भी चित्र पेपर में आपका बना हुआ आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से इस सवाल में चित्र बना हुआ आएगा, जिसमें से यहां पर x लिखा होगा, यहां पर y लिखा होगा, फिर इसके बाद यहां पर आपको W मिलेगा और यहां पे आपको Z मिलेगा। इसके बाद ये लाइन आपकी रेस C हो गई, ये आपकी B हो जाएगी, ये लाइन आपका D हो जाएगा और ये आपका A हो जाएगा और बीचों बीच सेंटर पॉइंट इसका O रहेगा। जो इसका सेंटर पॉइंट है वो आपका O रहेगा, O जे आप देख रहे हैं। तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इस चित्र के आधार पर हम इस सवाल को लगाएंगे। ये बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ये O लिखा हुआ है, O बीचों बीच। तो उसने कहा यदि x प्लस वाई बराबर W प्लस Z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। बहुत ही सिंपल है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस चित्र से देखकर इस सवाल को लगा देना है। सभी बच्चे जानते हैं कि जहां पर चार कोण आते हैं उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तीन भुजाओं को हम त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको यह भी पता होगा कि चार कोणों का योग कितना होता है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, चार कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो आप यहां लिखेंगे हल। हल में आप सबसे पहले लिखते हैं दिया है, और दिया है में लिख देंगे x प्लस वाई बराबर है W प्लस Z के। ये उसने सिद्ध आपको दिया है। इसके बाद दूसरी हेडिंग में उसने कहा है सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। ये आपको सिद्ध करके देना है कि AOB क्या है, एक रेखा है। ये इस सवाल में हम इस चित्र के माध्यम से ज्ञात करके बताएंगे। तीसरी हेडिंग जो आपकी आती है वो आती है आपकी उपपत्ति, जिसको प्रूफ बोला जाता है। अब आपको शुरुआत सवाल की कहां से करना है, बहुत ही सरल सवाल है। आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। अभी तक जिन ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आखिरी तक वीडियो में बने रहें। चलिए तो हम देखते हैं कि उपपत्ति में चार कोण बने हुए हैं, चित्र में आप देख रहे हैं। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह लाइन आपको लिख देना है। त्रिभुज होता तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने लिखा चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आपको क्या करना है, यहां आप लिखेंगे कोण BOC प्लस कोण AOC। दो कोण आपको लेना है BOC, एक आपने ये वाला कोण ले लिया, AOC एक आपने ये वाला कोण ले लिया। फिर आप प्लस लगा देंगे। प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि चारों कोणों का योग मतलब जोड़ होता है। इसके बाद अब नीचे के कोण लेना है BOD। तो आप यहां लिखेंगे कोष्टक में
BOD, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे AOD, तो आपने लिख दिया AOD। अब आप देख रहे हैं कि BOC प्लस AOC और BOD प्लस AOD, इन सब का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये सभी को पता है। अब आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है लेकिन। लेकिन का मतलब यहां पर ये है कि आप यहां देख रहे हैं कि जो BOC प्लस, अभी आप ये देखें BOC और AOC जो है, तो BOC में कौन सा क्या लिखा हुआ है, X, AOC में क्या लिखा हुआ है, Y। फिर आप देख रहे हैं BOD में क्या लिखा हुआ है, W, और AOD में क्या लिखा हुआ है, Z। बराबर में आप लिख देंगे 360 डिग्री। अब आप लिखेंगे लेकिन X प्लस Y बराबर W प्लस Z, 360, और बटे में क्या लिखेंगे, 2। कैसे आएगा 2, चलिए ये भी मैं आपको बताता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए x बराबर y है, क्या है, x बराबर y, तो यहां पर x किसके बराबर है, y के, तो हम जरूरत पड़ने पर y को भी क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि यहां x किसके बराबर बताया गया है, y के, तो हम x को y लिख सकते हैं और y को x लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर। अब आप यहां पर x प्लस y किसके बराबर है, w प्लस z के, तो मान लीजिए मैंने w प्लस z को x प्लस y मान लिया, तो x प्लस y और x प्लस y जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x प्लस y, 2x प्लस y हो गया, तो 2 का डिवाइड कर देंगे हम 360 में। कैसे आया, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आपको पता है कि ये इसके दो कोण और इसके दो कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो आपने इन दोनों को लिया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसके बराबर में आ जाएगा 2, और जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेंथ एंगल। स्ट्रेंथ एंगल का मतलब होता है सरल रेखा। सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। यही उसमें सिद्ध करना था कि क्या AOB एक रेखा है, मतलब कि सरल रेखा है, तो इसका आंसर कितना आया, 180। 180 का मतलब है कि AOB क्या है, एक सरल रेखा है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कोण BOC प्लस कोण BOC कॉमा कोण AOC तथा कोण BOD कॉमा कोण AOD एक रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का मतलब होता है एक सरल रेखा पर बने कोण है। क्या है, एक सरल रेखा पर बने कोण। देखिए AOB पर दो कोण नीचे बने हैं और इसी AOB पर दो कोण ऊपर बने हुए हैं, तो इसको हम लिख देंगे चारों कोणों का नाम लिखकर कि यह एक रैखिक युग्म है और यह एक दूसरे के AOB एक विपरीत किरणें हैं। मतलब यह एक विपरीत किरणों के माध्यम से अपन बोल सकते हैं कि यह एक विपरीत किरण भी है, जिसके माध्यम से AOB एक रेखा होगी। तो हम इतना ही लिखने के बाद डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अतः AOB एक रेखा होगी, ऐसा आपको लिख देना है। ये सवाल आपका कंप्लीट होता है और मैं आशा करता हूं कि ये सवाल 6 अध्याय से आपको समझ में आए होंगे। ये 2 सवाल बड़े वेरी मोस्ट हैं
और आपको बहुत ध्यान देना है इन पे और अच्छे से आपको इसको सीखना है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अब आपको 7 अध्याय से वेरी मोस्ट सवालों पर चर्चा होगी। कौन कौन से सवाल उसमें आ सकते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको अब इरेज कर देते हैं और अब आते हैं अध्याय 7 पर। अध्याय 7 में कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो वेरी मोस्ट हैं और आपके पेपर में आ सकते हैं। अब अध्याय 7 से बात करेंगे और 7 अध्याय में जो भी वेरी मोस्ट सवाल हैं उस पर चर्चा होगी। आप चैनल में बने रहें और जिन जिन ने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो आपके पेपरों के लिए लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दूसरे दोस्तों की भी मदद हो सके। चलिए देखते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 में ये 7.1 का जो आपका पहला सवाल है ये बहुत ही वेरी मोस्ट है। इस सवाल के पूछे जाने के पूरे चांस हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर लेते हैं। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के। AC बराबर AD है। उसने कहा AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD क्या है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप यहां लिखेंगे दिया है में जो ये प्रश्न दिया गया है वो आपको यहां लिख देना है। तो आप लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के। इतना लिखने के बाद फिर आप यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में आप लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। फिर आप क्या करेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे। इसके पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सवाल आप देख रहे हैं पहले इसका चित्र आपको बनाना पड़ेगा। अगर पेपर में चित्र बना हुआ नहीं आता है तो आपको बनाना पड़ेगा। और साथ में इस प्रश्न में ये भी लिखा हुआ है लास्ट में कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो BD और BC के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये चित्र बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ A लिखना है और यहाँ पर आपको C लिखना है, यहाँ पर आपको D लिखना है, यहाँ पे आपको B लिखना है। उसने कहा चतुर्भुज ABCD में, तो ABCD आप लिखने के बाद उसने कहा कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है जहां कोई कोण दो बराबर बराबर भागों में बांटता है उसे हम समद्विभाजित करते हैं, या दो भागों में बांटता है उसे हम समद्विभाजित करते हैं।
चतुर्भुज ABCD में उसने कहा AC बराबर AD है, मतलब AC जो लाइन है वो AD लाइन के क्या है, बराबर। जहां कोण A एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो उसमें हम पहले कोण को 1 मान लेते हैं और दूसरे कोण को हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब उसने कहा कि आप सिद्ध करके बताइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD है या नहीं। तो सबसे पहले बात ये करना पड़ेगी कि सर्वांग सम होता क्या है। सर्वांग सम का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो तो सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा, या 2 भुजाएं एक कोण बराबर हो, या 2 कोण एक भुजा बराबर हो, या तीनों कोण बराबर हो, अनुपातिक हो, तो आप मान लीजिए कि ऐसे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं। इनकी अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे SAS सर्वांग सम प्रमेय, इसके बाद ASA सर्वांग सम त्रिभुज प्रमेय, इसके बाद आपका AAS आ सकता है, RHS आ सकता है। इस हिसाब से जितने भी सर्वांग सम त्रिभुज हैं, ये सारे सर्वांग सम त्रिभुजों की जो भी परिभाषाएं आपकी बुक्स में दी गई हैं, एक बार उसको आप पढ़ लीजिए। ये आपको लेसन के अंत में जहां सारांश लिखा हुआ है, सारांश में ये सारी लाइंस बाय लाइंस आपको पूरी मिल जाएंगी। SAS, SSS, AAS, ASA और RHS ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी टॉपिक पर आपका सवाल बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी और इसको कैसे हल करेंगे। चलिए देखते हैं। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। हम चित्र को देखते हैं तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि AC बराबर AD है। AC किसके बराबर है, यहां पर AD के। तो आपने लिखा कि AC बराबर है कोण AD के। ये भुजा है, इसमें आप कोण का साइन नहीं लगाएंगे। AC बराबर है AD के और आप यहां लिख देंगे दिया है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है, इसीलिए हम लिख देंगे AC बराबर है किसके, AD के। इसके बाद कोण A बराबर कोण A। क्यों, क्योंकि इसमें जो दोनों कोण हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A, और आप यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। जब 2 कोण एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसे हम उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा AB बराबर AB। ये कैसे पता चलेगा कि AB के बराबर है? तो दोस्तों अगर आप ध्यान से चित्र को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए जहां मेरा हैंड रखा हुआ है उसके ऊपर वाला त्रिभुज ABC आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो इसका आधार है वो AB है। अगर इसी जस्ट विपरीत अगर मैं ऊपर हैंड कर लूं तो नीचे वाला त्रिभुज ABD आपको दिख रहा होगा, तो इसका आधार भी AB है। मतलब कहने का आशय ये है कि इस चतुर्भुज में AB एक ऐसी लाइन है जिससे 2 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, इसलिए जहां पर एक लाइन पर 2 त्रिभुज बनते हैं उसे हम उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। और जहां पर एक ही बिंदु पर 2 कोण बनते हैं तो वहां उभयनिष्ठ कोण होता है। जैसे जो कोण का साइन होता है और लाइन को हम भुजा कहते हैं। तो आप यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। इतना करने के बाद अब आप देखते हैं कि एक त्रिभुज की तीनों 2 भुजा और एक कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AR त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। और यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए ये भुजा है, इसको S कहा जाएगा, ये कोण है, इसको A कहा जाएगा, और A भी भुजा है तो इसको S कहा जाएगा। इस प्रकार इसमें कौन सी थ्योरम लग गई, SAS प्रमेय से।
इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रमेय को निकालते हैं। बहुत बच्चों के क्यूरीज रहती है, सर मैं सवाल तो लगा लेता हूं लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता है कि कौन सी SAS है, कौन सी ASA है, कौन सी SSS है। तो ये कंफ्यूजन आपका बिल्कुल दूर हो गया है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो भुजा वाली लाइन है तो उसको S कहा जाता है, अगर वो कोण वाली लाइन है तो उसको A कहा जाता है। देखिए इसमें कोण का साइन नहीं लगा तो S लिखेंगे, इसमें कोण का साइन लगा तो A लिखेंगे, इसमें कोण का साइन नहीं लगा तो S लिखेंगे। इस प्रकार ये क्या बन गया, SAS। तो आपने लिख दिया SAS प्रमेय से। अब आप जो लास्ट की लाइन थी कि क्या BD और BC को आप क्या समझते हैं, तो यहां पर BD और BC जो है वो CPCT हो जाएगी। CPCT का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुज की सर्वांग सम भुजाएं। तो आप यहां लिख देंगे BD बराबर BC और CPCT, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये आपके 7 अध्याय का पहला वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, इसको बार बार लगाइएगा घर पे और ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो प्रश्न बच्चों मैं बताने वाला हूं ये भी बहुत वेरी मोस्ट प्रश्न है, ये भी 7 अध्याय से है और ये प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है और कुछ इस प्रकार का इसका चित्र पेपर में बना हुआ आएगा। इसमें ये 90 डिग्री का होगा और दोस्तों कुछ इस प्रकार से आकृति पेपर में बनी हुई आएगी। ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। यहां पर आप A मान लीजिए, यहां पर आप B मान लीजिए, बीच में आपका O हो जाएगा और ये आपका D है और ये आपका C है। ये दोनों लाइन आपकी बराबर है। चलिए उसने कहा है एक रेखाखंड AB और AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। तो इसका प्रश्न मैं नोट कर देता हूं। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। लंब रेखाखंड हैं तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। अब इस प्रश्न में बच्चों आपको क्या करना है, ये चित्र पेपर में कई बार पूछा जा चुका है तो आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। अब आप यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया है में आपको पता है कि जो लाइन क्वेश्चन में लिखी होती है उसी को हम दिया है बोलते हैं। तो आप यहां लिख देंगे AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। इतना लिखने के बाद आप यहां लिखेंगे सिद्ध करना है।
तो सीडी रेखा AB को समद्विभाजित करती है। सीडी रेखा AB को समद्विभाजित करें, ये आपको फाइंड करके देना है। तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या करेंगे, सीधे आप उत्पत्ति पर आएंगे और चित्र को देखकर हम इस सवाल को आगे लगाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो ये चित्र आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें जो BA लंब है ये DA पर खींचा गया है। जो ये BA वाली लाइन है ये एक लंब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लंब। जो B से लेके A तक की जो लाइन आई है, ये ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन आई है, इस किस रेखा का आधार रखी गई है? जैसे मैं आपसे कहूं जमीन पर एक खंबा गाड़ना है तो खंबा तो जमीन पर ही गड़ेगा ना। तो जमीन इसकी कौन सी है? AB। तो AB पर एक खंबा गाड़ा गया है। अब मान लीजिए खंबा O और B है, तो B और O किस पर गाड़ा गया है? AB पर। ठीक उसी प्रकार आपको यहां पर यह बताना है कि जो BA लाइन है वो किस पर खींची गई है? DA पर। तो आपने लिख दिया BA लंब, DA ये लंब का लाइन है और इस पर कोण A बराबर 90 डिग्री है। ये सबको दिख रहा होगा। ठीक उसी प्रकार AB जो लाइन है, A से B तक की जो लाइन गई है, ये किस पर है? BC पर। तो आप यहां देख रहे हैं कि जो AB लंब है वो किस पर खींचा गया है? BC पर। AB लंब किस पर खींचा गया है? एक दूसरे का अपोजिट। देखिए BA DA पर है तो AB किस पर होगा? BC पर होगा। जब BA वाली लाइन को आपने DA पर बताया था तो कोण A कितने डिग्री का बताया था आपने? 90 डिग्री का। ठीक उसी प्रकार जब हम AB लाइन को BC पर बताएंगे तो इसमें 90 डिग्री का कोण कौन सा हो जाएगा? कोण B हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा कोण B बराबर 90 डिग्री। इतना करने के बाद आप यहां पर क्या लिख देंगे? आपको इसको क्या करना है? सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम करने के लिए मैं सवाल को यहां लगा देता हूं। सर्वांगसम करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है BC बराबर है AD के। BC किसके बराबर है? AD के। दूसरे नंबर पे आपको लिखना है कोण AOD बराबर है कोण BOC के। AOD बराबर है किसके? BOC के। और तीसरे नंबर पे आपको लिख देना है, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा OA बराबर है OB के। यहां पर OA किसके बराबर हो जाएगा? OB के हो जाएगा। तो यहां पर ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज में आ जाएगा OAD सर्वांगसम त्रिभुज OBC। OAD हो गया, सर्वांगसम त्रिभुज OBC हो गया। और यहां पर प्रमेय कौन सी लग गई बच्चों? SAS। तो यहां हो जाएगा SAS प्रमेय से हो जाएगा। और इसमें हम लिख देंगे अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, क्योंकि यहां पर OB और जो OA है वो एक दूसरे के बराबर है। क्योंकि जब कोई 90 डिग्री की लाइन खींची जाती है, 90 डिग्री का जहां एंगल बनता है वो सीधी लाइन होती है। और सीधी लाइन पर जब कोई एक रेखा गुजरती है तो उसको दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो आपको यहां पर लिख देना है कि ये वाली पूरी लाइन आपको उतार देना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। अतः लगा कि अतः CD
रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। इस प्रकार 6 और 7 अध्याय से आने वाली महत्वपूर्ण कोई भी 6 या 7 से आपका कोई एक सवाल पेपर में पूछा जाएगा। 6 अध्याय से कम 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, 7 अध्याय से एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो सवाल आपको समझाए गए हैं आपको समझ में आए होंगे और आप इसको अच्छे से लगा कर देख लीजिए। अगर आपको इन सवालों के बाद भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आपको पसंद आए होंगे और ऐसे ही प्यार देने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।